नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा। आज हम MSD 7 में भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा के खंड 2 से ध्वनि विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों का पर चर्चा होगी। स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर क्या हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। हिंदी में अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर ध्वनियाँ हैं। व्यंजन ध्वनियाँ के उच्चारण में उच्चारण अवयवों जीभ अथवा निचला ओष्ठ के द्वारा मुख के ऊपरी जबड़े में विभिन्न स्थानों पर जब वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब व्यंजन ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। हिंदी में क से लेकर ह तक सभी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। अवरोध के प्रकार के आधार पर व्यंजन के भी कई भेद किए जा सकते हैं। हिंदी की स्वर ध्वनियों तथा उनका भी वर्गीकरण उस आधार पर किया जा सकता है कि पहला, जिसमें जीभ का कौन सा भाग उच्चारण में भाग ले रहा है। जीभ का अग्र भाग जब उच्चारण में भाग लेता है, तब वह अग्र स्वर कहलाता है, जिसमें बड़ी ए, ऐ और ए आते हैं। जीभ का मध्य स्वर अ है। पश्च स्वर उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ है। तो इस तरह स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य और पश्च भाग भी ऊपर नीचे उठता है। इस आधार पर इन तीनों का भेद किया जाता है। उसी प्रकार मुंह हमारा किस मात्रा में खुलता है तथा बंद होता है। मुंह के खुलने तथा बंद होने की मात्रा के अनुसार, जिसको हम कहते हैं मुंह अगर प्रायः बंद या बहुत कम खुलता है, जिसको हम समृद्ध कहते हैं, इसमें जो स्वर आते हैं वह है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। दूसरा होता है जब हमारा मुंह सबसे अधिक खुला हुआ हो, विवृत, उसको कहते हैं विवृत, जिसमें आ में हमारा मुंह पूरा खुला रहता है। उसी प्रकार अर्ध समृद्ध स्वर, जब समृद्ध स्थिति की तुलना में अधिक खुलता हो, जैसे ए, ओ में। अर्ध विवृत स्थिति की तुलना में कम खुलता हो, जैसे ए, औ। उसी प्रकार ओठों की गोलाकार या अगोलाकार स्थिति के आधार पर स्वरों का भेद, जैसे वृत्ताकार, तो वृत्ताकार में उ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, और अवृत्ताकार में अ, आ, ई, बड़ी, ए, ऐ, ए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो हैं गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्ताकार तथा जिनमें थोड़े चपटे रहते हैं, उनको अवृत्ताकार कहते हैं। हिंदी की व्यंजन ध्वनियाँ तथा उनके वर्गीकरण पर अगर बात करते हैं, तो पहला आता है स्थान या उच्चारण स्थान, जहाँ से ऊपरी जबड़े के उन स्थानों से इसका तात्पर्य है जहाँ उच्चारण अवयव यानी जीभ या निचला होठ ऊपर जाकर फेफड़ों से आने वाली वायु का अवरोध करते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं ऊपरी ओठ, ऊपरी दांत, वर्ष या दंतमूल जिसको कहते हैं, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु या कंठ तथा स्वर यंत्र प्रमुख उच्चारण स्थान हैं। ऊपरी ओठ तथा ऊपरी दांत वे स्थान हैं जहाँ निचले ओठ द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जबकि दूसरे अन्य स्थानों पर जिह्वा द्वारा अवरोध होता है। इस अवरोध की प्रक्रिया में हमारी जिह्वा की नोक, जिह्वा का अग्रभाग, मध्य भाग तथा पश्च भाग भी हिस्सा लेते हैं। पहले भाग पे अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी व्यंजनों का स्थान के आधार पर
हम जैसे बात करते हैं तो कंठ या कोमल तालव्य कौन कौन से व्यंजन हैं? क से लेकर अंग तक, क ख ग घ अंग। तालव्य में च छ ज झ इय। मूर्धन्य ट ठ ड ढ अण अड़ ढ श। दंत में त थ द ध न। वर्ष में स ज र ल। ओष्ठ में प फ ब भ म। अंतोष्ठ दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर व और फ। स्वरतंत्री ह। इसी प्रकार हिंदी व्यंजनों का प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। अवरोध की प्रकृति के आधार पर पहला है स्पर्शी। जब उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान का स्पर्श करके वायु का मार्ग अवरुद्ध करता है, तब जो व्यंजन उच्चरित होता है उसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के पहले 4 व्यंजन स्पर्शी व्यंजन हैं। जैसे क ख ग घ। ट का ट ठ ड ढ। उसके बाद प का प फ ब भ। इस प्रकार पहले जो 4 व्यंजन हैं वह स्पर्शी व्यंजन हैं। दूसरा आता है संघर्षी। कुछ व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव इतना ऊपर नहीं उठता कि वे उच्चारण स्थान का स्पर्श कर सकें। वे उनके इतने निकट आ जाते हैं कि वायु दोनों के बीच से घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में स, श, श, ह तथा आगत व्यंजन ख, ग, ज तथा फ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं। ख, ग, ज तथा फ संघर्षी व्यंजन हैं। स्पर्शी संघर्षी भी होते हैं जो वायु घर्षण करती हुई बाहर ही निकलती है। उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान को स्पर्श करने के बाद वह इतनी अधिक निकट रहती है कि वायु घर्षण करती हुई ही बाहर निकलती है। च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं स्पर्श संघर्षी में आते हैं। अंतस्थ इस कोटि में अर्धस्वर, लुंठित या पार्श्विक व्यंजन आते हैं। अर्धस्वर में जीभ स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठती है, पर इतना ऊपर नहीं उठती है कि वायु का मार्ग अवरुद्ध हो सके। हिंदी में य तथा व व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। उसके बाद लुंठित आती है। लुंठित माने जब जीभ की नोक मुख के मध्य भाग में आकर बार बार आगे पीछे गिरती है, तो इस प्रकार उच्चरित व्यंजन लुंठित कहे जाते हैं। जैसे र। हिंदी में र जो है वह व्यंजन लुंठित ध्वनि का उदाहरण है। पार्श्विक में जीभ की नोक मुख के बीच में आकर एक ओर या दोनों ओर एक पार्श्व सा या खिड़की सा बनाती है और वायु इन्हीं पार्श्व से होकर निकलती है। हिंदी की ल ध्वनि इसका उदाहरण है। इसी प्रकार उच्छिप्त व्यंजन जो है उसमें जीभ ऊपर उठकर पहले मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर तुरंत झटके से नीचे गिरती है। हिंदी के अड़ और ढ जो है व्यंजन इसके उदाहरण हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। सघोष तथा अघोष व्यंजन हम सब के गले में स्वर तंत्रियाँ होती हैं। जब फेफड़ों से निकलकर आने वाली वायु इनसे टकराती है तो ये झंकृत हो जाती हैं और जो कंपन उत्पन्न होता है उसके द्वारा वे परस्पर निकट आ जाती हैं या कभी दूर चली जाती हैं या झंकार की अनुगूंज होती है। तो इस प्रकार से व्यंजन उत्पन्न होते हैं जिसकी अनुगूंज भी मुख तक जाने वाली वायु में सम्मिलित हो जाती है।
इस समय जो व्यंजन उच्चरित होते हैं उन्हें सघोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजनों में स्वर तंत्रियाँ परस्पर दूर रहती हैं, अतः उनकी अनुगूंज शामिल नहीं हो पाती है। हिंदी में वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन अघोष हैं, जैसे क और ख। जो बाद के हैं वो तीनों सघोष होते हैं। ग, घ, अंग सघोष कहलाते हैं। इसी प्रकार अघोष में हम देखते हैं क, ख, फिर च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये अघोष है। और सघोष में ग, घ, अंग, फिर ज, झ, इया, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म। इस प्रकार हर वर्ग में आप देखेंगे कि इनकी जो उच्चारण के अनुसार श्वास की मात्रा के आधार पर भी हम देखते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण के आधार पर जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख से कम मात्रा में श्वास निकलकर होता है उसको अल्प प्राण कहते हैं, और जिनमें अधिक मात्रा में निकलता है उसको महाप्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी में वर्ग के जो प्रथम तथा तृतीय अल्प प्राण और द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन जो है वो महाप्राण है। अल्प प्राण माने क और ग, च और ज, ट और ड, त, द, प, ब। इसी प्रकार महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ठ, ड, ढ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। हिंदी की आगत ध्वनियाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो ध्वनियाँ किसी दूसरी भाषा के शब्दों से आती हैं उनको आगत ध्वनियाँ कहते हैं। उन शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। हिंदी में जैसे हम जानते हैं अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी अनेक यूरोपीय भाषा के शब्द आए हैं। इन शब्दों के माध्यम से ऐसी ध्वनियाँ भी आ गई हैं हिंदी में जो हिंदी में नहीं थीं, और इस कदर घुल मिल गई हैं कि एहसास ही नहीं होता है कि किसी दूसरी भाषा से आई हैं। जैसे आगत ध्वनियाँ ए, कैप, मैप, मैं, पेन आदि उदाहरण। आ, कॉफ़ी, टॉफ़ी, शॉप, बॉल आदि ये जो वर्तनी आई हैं वो बाहर से आई हैं और ध्वनि भी बाहर से आई है, लेकिन हमारे भारतीय हिंदी भाषा में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई हैं कि पता ही नहीं चलता है। इसी तरह से हिंदी की बहुत सी व्यतिरेक ध्वनियाँ भी आ गए हैं। जैसे ताक, ताक से ताकना बन जाता है। ताक से एक दीवार या आला का भी अर्थ आता है। बाग है, उसके बाद बाग, बगिया से भी अर्थ हो जाता है। खाना, एक खाने का अर्थ है भोजन, और एक खाना होता है अलमारी का खाना। इसी तरह फन, सांप का फन भी होता है, और फन एक हुनर भी होता है। इसी तरह हिंदी की नव विकसित ध्वनियाँ भी आ जाती हैं। जैसे हमारा काना, काना में अगर न आधा आ जाए और हा लगा दे, कान्हा हो गया। तो ल आधा ल ह, आधा म ह, आधा न ह, ये व्यंजनों के विकास का प्रश्न है। तो इसमें और भी हिंदी में विकसित ध्वनियाँ आ जाती हैं। जैसे कुमार का अब हम म ह लगा देंगे, आधा म और ह, तो कुम्हार बन गया। आला में आल्हा बन गया। तो इस तरह से अनुनासिक भी शब्द हैं। गोद, गोद का अगर हम गोंद कर दें तो ऊपर अगर हम अनुस्वार कर दें तो अनुनासिक आ गया। व्यतिरेक के अर्थ में परिवर्तन की क्षमता भी हो जाती, शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। भाग, भाग में भांग अगर आ गया, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें तो इस तरह से बहुत सी ध्वनियाँ हमारे हिंदी में आ गई हैं। और आज हमने स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ा। धन्यवाद।